हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। स्टूडेंट्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर दैट इज रिलेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री आपने प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट कर लिया। ट्रिग्नोमेट्री की ही एक और पार्ट से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दैट चैप्टर नेम इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और आइदर द नेम ऑफ चैप्टर इज रिटन एज हाइट एंड डिस्टेंस। चैप्टर का नेम है आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। In other books, in the refreshers book, it is also named as height and distance. What is the means of height and distance, or either we can say what is the means of application of trigonometry. So in the trigonometry chapter, we discussed that in a right angle triangle, to calculate the relation between the ratios, of the sides of the right triangle, that is the base, perpendicular and the hypotenuse, with the help of एक्यूट एंगल। तो किसी भी राइट ट्राइंगल में एक्यूट एंगल्स का जब ट्राइंगल्स के साइड्स के रेशियोज के साथ रिलेशन बताते हैं तो वहां पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हैं। टोटल आपके पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको बताए गए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, एंड देन आफ्टर कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो किसी भी एक्यूट एंगल के साथ बेस, परपेंडिकुलर और हाइट के रेस्पेक्टिव अगर दो साइड्स को लेकर आप रेशियोज बनाते हैं तो उसमें से आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इनमें से कोई एक रिलेशन अप्लाई होता है। याद रखने का तरीका भी आपको बताया गया था। एक बार वापस से मैं आपको रिकॉल कर देता हूं कि वो तरीका, वो पॉइंट क्या था, पीबीपी अपॉन एचएचपी। क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में फिर से आपके काम में आएंगे। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियोज में जब बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज होता है साइन थीटा। जब b बाई h के बारे में बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज होता है cos थीटा, और जब p बाई b के बारे में बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज होता है tan थीटा, और जब इनके रेसिप्रोकल रिलेशन लेते हैं तो फिर आप cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। इस चैप्टर में 100% कंडीशंस जो है वो आप sin, cos और tan से बना सकते हो। यू विल डोंट रिक्वायर द वैल्यू ऑफ cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, क्योंकि जब आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज रिलेशन बनाओगे तो नेसेसरी जरूरी नहीं है कि आप cosec थीटा लिखे। आप हमेशा उस क्वेश्चन को साइन थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से सॉल्व कर सकते हैं। अगर बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन चाहिए तो कॉस थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से सॉल्व कर सकते हैं, और परपेंडिकुलर और बेस में अगर रिलेशन चाहिए रेशियोज के अंदर तो आप tan थीटा से यूज कर सकते हैं। क्लियर है? सबको यूज करने का तरीका पता है कि राइट ट्राइंगल में किस तरीके से इस कंडीशन समझाते हैं। कोई भी अगर आपके पास में कंडीशन है तो ये हमेशा राइट एंगल पर है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर थीटा यहां पे बन रहा है आपका एंगल, तब तो आपका इस राइट ट्राइंगल एबीसी में अगर बात करें तो इस थीटा के लिए जो बीसी है वो आपका बेस हो गया, जो एबी है वो आपके लिए परपेंडिकुलर हो गया, और जो एसी है वो आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। और सपोज दैट अगर किसी क्वेश्चन में थीटा की पोजीशन को चेंज भी करते हैं, थीटा अगर पॉइंट ए पे है तो कंडीशन चेंज हो जाएगा, जो एबी है वो बेस हो जाएगा, जो बीसी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो एसी है वो आपका हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा। क्लियर पॉइंट? तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ये यूज होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसके बाद में जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक यूज होता है वो होता है स्पेसिफिक एंगल्स के लिए जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लिखते हो, वैल्यूज लिखते हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इस चैप्टर के अंदर जो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के जिन स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए आपको काम करना होता है वो स्पेसिफिक वैल्यूज आपके पास में होते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तीन ही एंगल्स पे काम करना होता है, इसके अलावा कोई एंगल्स नहीं आता है। और इसके अलावा अगर कोई एंगल आएगा भी तो फिर उसका वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा होगा, क्योंकि टेबल से 30, 45 और 60 ये तीन ही स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज होती है जो आप साइन, कॉस, टेन उसी तरीके से कॉट, सेक, कॉसेक लिख सकते हैं। तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए इस चैप्टर के लिए। साइन 30 में थीटा के लिए 30 डिग्री के लिए हाफ वैल्यू होता है, 45 के लिए 1/√2 होता है, 60 के लिए √3/2 होता है। क्लियर पॉइंट? कॉस थीटा में अगर 30 डिग्री के लिए बात करें तो √3/2 होगा, 1/√2 होता है और 1/2 है। ये टेबल्स में वैल्यू सारी आपको प्रीवियस क्लासेस में बता रखी है कैसे बनता है, क्या प्रोसीजर रहता है। टेन थीटा में अगर वैल्यू बात करें 30 के लिए तो 1/√3 होता है, 45 के लिए 1 होता है और 60 के लिए √3 होता है। तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स आपके सामने हैं, इसमें सबसे पहले आपका पीबीपी अपॉन एचएचपी से रेशियो रिलेशन,
उसके बाद में आपका राइट ट्राइंगल्स में बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को आइडेंटिफाई करने का तरीका, 30, 45, 60 डिग्री के वैल्यूज के लिए साइन कॉस टेन, ये तीन बेसिक्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर ये तीन आपको आते हैं सो यू विल डोंट रिक्वायर टू टेक द कॉट थीटा, सेक थीटा एंड द कॉसेक थीटा, क्योंकि इन तीन से जब काम हो सकता है तो आपको नेक्स्ट थ्री की वैसे क्वेश्चंस में कहीं पे भी कोई भी तरीके की से जरूरत नहीं लगेगी। क्लियर है? तो ट्रिग्नोमेट्री का ये बेसिक्स पार्ट यूज होता है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चंस में कॉम्प्लीमेंट रिलेशन का भी यूज कर लेता है। कोई एक आध क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कॉम्प्लीमेंट कंडीशन में, तो कॉम्प्लीमेंट कंडीशन में साइन का कॉस कॉम्प्लीमेंट होता है, टेन का कॉट कॉम्प्लीमेंट होता है, सेक का कॉसेक कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इन्हीं सारे बेसिक्स पॉइंट्स की आपको जरूरत होती है, इसीलिए चैप्टर का नेम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के इन सारे पॉइंट्स को अगर आप क्लियर कर चुके हैं तब आपको मैं बताता हूं कि हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे क्वेश्चंस के, उनको किस तरीके से अप्लाई करते हैं, क्या क्वेश्चंस के लैंग्वेज का फॉर्मेट होता है और किस तरीके से क्वेश्चंस के हाइट और डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। देखिए बेटा, डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे कंडीशंस आपके सामने होते हैं जब आप एज अ ऑब्जर्वर, मेरी थ्योरेटिकल पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा बहुत, डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जब आप एज अ ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने का वर्क करते हैं। आप एज अ ऑब्जर्वर किसी अदर ऑब्जेक्ट्स को एज अ ऑब्जर्व करने का वर्क करते हैं। तो सिंपल सी बात है, ऐसे कंडीशंस के अंदर जब भी कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है तो उसके उस ऑब्जर्वर के आई से उस ऑब्जेक्ट के साथ जो लाइन कनेक्टेड होता है, जिस पाथ के थ्रू आप उस चीज को देख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। कुछ टर्म्स है जो पहले मैं वो क्लियर कर रहा हूं, तो वो आपका होता है लाइन ऑफ साइट। इस टर्म को बोलते हैं बेटा लाइन ऑफ साइट टर्म्स करके बोलते हैं। किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है मैं आपको एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देता हूं। आप सबके घरों के आसपास रोड्स पे पोल होते हैं, तो पोल जो है वो हमेशा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस चैप्टर के अंदर कोई भी क्वेश्चंस का अगर सिंप्लीफिकेशंस आपको करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे नेसेसरी कंडीशन है फर्स्ट उसका डायग्रामेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। विदाउट डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन आप किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को परफॉर्म नहीं कर सकते, भूल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका विदाउट डायग्राम चेक ही नहीं होगा। तो जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, जो मैं क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा अटेम्प्ट करने के लिए, उसमें जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो हमेशा ग्राउंड लेवल से 90 डिग्री एंगल पे बनेगा, ये फिक्स है। आइदर इट इज अ बिल्डिंग, आइदर इट इज अ पोल, आइदर इट इज अ चिमनी, आइदर इट इज अ फ्लैग स्टेप, पेडेस्टल, स्टैचू, बैलून, एरोप्लेन, जेट प्लेन, एन नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे। वो सारे ऑब्जेक्ट्स आपके ग्राउंड से राइट एंगल कंडीशन पे रिप्रेजेंट होंगे। ये इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन आपसे कहेगा नहीं, क्वेश्चन आपसे कह भी सकता है स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड, और नहीं भी कहेगा तो भी आपको हमेशा उस क्वेश्चन के अंदर उस ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री कंडीशन पे ही रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैं अगर एक पोल की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं पोल को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, फॉर एग्जांपल ए बी, दैट इज अ पोल, तो ये जो ए बी पोल है, ये जो आपका ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल से ए बी पोल हमेशा राइट एंगल पे होगा, ये फिक्स है, ये ध्यान रखिएगा। जो ए बी आपका पोल रिप्रेजेंट हो रहा है, जो पोल का हाइट रिप्रेजेंट हो रहा है, ये पोल जो है वो ग्राउंड लेवल से हमेशा 90 डिग्री पे ही रिप्रेजेंट होता है। क्लियर है? अब देखिए, अब कंडीशन ये ऑब्जर्व करके चलते हैं कि इस पोल से एट सम डिस्टेंस देयर इज अ ऑब्जर्वर। पोल से कुछ डिस्टेंस पर ऑब्जर्वर है, तो कुछ डिस्टेंस है, एट सम डिस्टेंस। हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो सकता है क्वेश्चन में आपसे पूछे, इस तरीके से स्टेटमेंट बनेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट से जब कोई पॉइंट जहां से ऑब्जर्व करना है एट सम डिस्टेंस, तो ग्राउंड लेवल पे कुछ डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर देंगे, तो बी से सी वो आपका ग्राउंड लेवल पर डिस्टेंस हो गया। नाउ अ ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग द टॉप ऑफ द पोल। नाउ द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग द टॉप ऑफ द पोल। तो जब ये ऑब्जर्वर इस टॉप ऑफ द पोल को ऑब्जर्व करेगा, तो डेफिनेटली ऑब्जर्व करने के लिए जो उस ऑब्जर्वर के थ्रू जो पाथ कनेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट के लिए, दैट इज लाइन कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं सी से ए को कनेक्ट करता हूं, अगर मैं सी पॉइंट से ए पॉइंट को कनेक्ट करता हूं, तो ये जो आपका ए से सी जो आपका लाइन बन रहा है, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ओके बेटा, तो जब भी आप चैप्टर के इंट्रोडक्शन में देखेंगे तो काफी सारे रिफ्रेशर में ये पॉइंट लिखता है
लाइन ऑफ साइट, तो ये ही आपका लाइन ऑफ साइट है। क्लियर है ये बात सबको? लाइन ऑफ साइट के बेसिक डिस्कशन के बाद में इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं जो क्वेश्चन में लिखा आता है, दैट इज वन इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड अदर इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर यहां पे इंट्रोडक्शन में क्लियर कर लिया, आई प्रॉमिस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन पार्ट में आपको कहीं दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन पे और एंगल ऑफ डिप्रेशन पे। दोनों वर्ड एंगल से रिलेटेड है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब भी आप किसी रेशियोज को अप्लाई करते हो, अभी मैंने आपको बताया था पीबीपी अपॉन एचएसबी, तो ये रेशियोज जो अप्लाई होते हैं, कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो हमेशा एंगल पे वर्क करता है, थीटा पे वर्क करता है। और कंडीशनल जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमेशा स्टैंडर्ड 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि कन्वेंशनल आपको पता है 0 डिग्री किसी राइट ट्राइंगल का एंगल हो नहीं सकता, 90 डिग्री किसी राइट ट्राइंगल का एंगल हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जब कोई एंगल 90 है तो जिस एंगल से आप ऑब्जर्व करेंगे वो एलिवेशन या जो डिप्रेशन एंगल है वो कभी भी 0 डिग्री या 90 डिग्री पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि स्टैंडर्ड कंडीशन सिर्फ और सिर्फ आपके 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पे बेस्ड ही क्वेश्चंस आपको करने को मिलते हैं। तो देखिए बेटा, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी या कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे नहीं जाना। सिंपल सा पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए कोई भी आपसे वैसे एग्जाम में डेफिनेशन पूछने वाला नहीं है कि डिफाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन या डिफाइन द एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैं सिर्फ आपको कुछ एग्जांपल से कनेक्ट करता हूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे स्टेटमेंट में आता है यूज और कैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन स्टेटमेंट में आता है यूज। देखिए बेटा, इसी कंडीशन पे बात करते हैं कि ऑब्जर्वर पोल से कुछ डिस्टेंस पर है, तो वो ऑब्जर्वर जब उस पोल के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है तो जिस पॉइंट के थ्रू, जिस लाइन के थ्रू वो कनेक्टिविटी बन रही है वो तो है आपका लाइन ऑफ साइट। जिस लाइन के थ्रू कनेक्टिविटी बन रही है वो लाइन तो है आपका लाइन ऑफ साइट, लेकिन जिस एंगल के साथ वो लाइन बनेगा, जिस एंगल के साथ वो लाइन बनेगा, दैट मींस मैं थीटा की बात करना चाह रहा हूं, जिस एंगल के साथ वो लाइन बनेगा, ये जो आपका एंगल थीटा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों बोला? क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ये है that whenever a observer observes the object at the height above the observer level, मतलब जब ऑब्जर्वर अपने लेवल से, जैसे मैं ऑब्जर्वर हूं तो मैं अपने लेवल से जब किसी ज्यादा हाइट के ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करूंगा देखने के लिए, तब तो उस कंडीशन में बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। जब ऑब्जर्वर अपने से ज्यादा हाइट से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए वर्क करता है तो उस कंडीशन में बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब मैं जरूरी नहीं कि मैं हमेशा मैं ग्राउंड के पॉइंट पे हूं, मैं किसी भी पोजीशन पे हो सकता हूं, मैं ग्राउंड पे हो सकता हूं, मैं किसी बिल्डिंग के टेरेस पे हो सकता हूं, मैं किसी चिमनी के टॉप पे हो सकता हूं, मैं किसी पोल के टॉप पे हो सकता हूं। ऑब्जर्वर की पोजीशन क्वेश्चन में कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा ऑब्जर्वर से ज्यादा हाइट पे होगा, ये कंफर्म है। मैं अगर बिल्डिंग के टॉप पे हूं तो जिस ऑब्जेक्ट को मेरे को ऑब्जर्व करना है वो मेरे से भी ज्यादा हाइट पर है, तो उस कंडीशन में, उस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हमेशा लैंग्वेज के अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा आएगा। और आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी कंडीशन हो, अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं या एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बनाएंगे, तो जिस पॉइंट से भी आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, हमेशा उस पॉइंट से पहले आपको ग्राउंड लेवल बनाना होगा। अगर ग्राउंड पे ही है तब तो ये ग्राउंड लेवल सीधा सीधा बीसी आपका बन गया। विदाउट हॉरिजॉन्टल लाइन, विदाउट ग्राउंड लेवल कभी भी आपका एलिवेशन या डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट एंगल नहीं बन सकता, क्योंकि किसी भी कंडीशन में आप डायरेक्ट एंगल को नहीं बना सकते। एंगल बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या नेसेसरी नीड होता है? एंगल बनाने के लिए सबसे पहले नेसेसरी नीड होता है क्या? बेस लाइन। एंगल बनाने के लिए सबसे पहले नेसेसरी नीड किसका होता है? बेस लाइन का होता है। क्लियर है बेटा? तो ये तो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से आपने ये बना दिया। इसी तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? जस्ट इसके अपोजिट लेता हूं, देखिएगा। ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड हो गया। डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? फिर यही एग्जांपल है कि ए बी पोल है, क्लियर है। नाउ द ऑब्जर्वर इज सिटिंग एट द टॉप ऑफ द पोल। अब देखिए मैंने ऑब्जर्वर की पोजीशंस कहां पे फिक्स कर दी? ऑब्जर्वर इज सिटिंग एट द टॉप ऑफ द पोल। मैंने आपसे पहले कहा था कि ऑब्जर्वर ग्राउंड लेवल पे हो सकता है, किसी भी अदर हाइट पे हो सकता है,
किसी के भी टॉप पे हो सकता है। नाउ द ऑब्जर्वर इज एट द टॉप ऑफ द पोल। इलेक्ट्रिशियन और जो वर्क करता है रिपेयरिंग वर्क, और वो कहां पे होते हैं, वो टॉप ऑफ द पोल जाके तो करते हैं। तो ऑब्जर्वर किसी पोल के टॉप पे है। नाउ दैट ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग, नाउ ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग अ ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड। अब ये जो ऑब्जर्वर है वो किसी ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट में भी एक बाइक हो सकता है, मे बी एक कार हो सकता है, मे बी कोई और अदर पॉइंट हो सकता है। तो ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने का वर्क करेगा, जो फिक्स है, फिर से किसी न किसी डिस्टेंस पर होगा। तो डिस्टेंस आपका बीसी हो गया। पोल ग्राउंड लेवल से हमेशा एंगल 90 बनेगा। तो अब देखिए बेटा, अब कंडीशन क्या है। तो जो ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है तो डेफिनेटली कनेक्टिविटी बनेगी। तो उस लाइन का नाम तो होगा लाइन ऑफ साइट। लेकिन इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वर से बिलो हाइट पर है। इस बार जो ऑब्जर्वर है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वर से बिलो हाइट पर है। आप टॉप पे पोल पे है, आप पोल के टॉप पे है, ग्राउंड के किसी पॉइंट को ऑब्जर्व करना है। तो इस बार आप ज्यादा हाइट पर है और ऑब्जेक्ट आपसे बिलो हाइट पर है। तो ऐसे कंडीशंस में जो कनेक्टिविटी बनती है, जो लाइन ऑफ साइट बनता है, वो तो आपका फिर ए टू सी ही बनेगा बेटा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लाइन ऑफ साइट तो आपका ए टू सी बनेगा। लेकिन जिस एंगल के साथ आप इसको ऑब्जर्व करेंगे वो एंगल आपका होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जिस एंगल के साथ इसको आप ऑब्जर्व करेंगे वो एंगल आपका क्या होगा बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अभी अभी मैंने आपसे ये बात कही है कि जब भी किसी कंडीशन में एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको बनाना हो तो सबसे पहले आपको उस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनाना होगा, ये फिक्स है। अगर आप ये हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं बनाएंगे तो आप डायरेक्ट एंगल नहीं बना सकते। बहुत बच्चे सोचते हैं कि एंगल यहां बनेगा, कभी भी एंगल यहां नहीं बनता है। जब लाइन ऑफ साइट कनेक्टिविटी बनती है तो हमेशा आउटर पार्ट से बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ध्यान रखिएगा, यहां बनेगा थीटा आपका। कभी भी गलती मत कीजिएगा अंदर के साइड बनाने की। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर क्वेश्चन कहता है, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन किसी क्वेश्चन में अगर आपसे कहता है तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन का कंडीशन हमेशा, जिस भी पॉइंट से आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाओगे उससे पहले हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगा। उस हॉरिजॉन्टल लेवल को परफॉर्म करने के बाद में अब आपका ये जो PAC एंगल है थीटा, दैट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। और नो डाउट जब ये जो पोल है वो ग्राउंड से राइट एंगल पर है, तो ग्राउंड से अगर राइट एंगल पर है तो जो BC लेंथ है और जो AP लेंथ है, लेंथ मतलब मैं साइड्स की बात करना चाह रहा हूं, एग्जैक्ट लेंथ की बात नहीं करना चाह रहा हूं, जो BC और AP है, ऐसे डायग्राम्स में जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो हमेशा उस एंगल ऑफ डिप्रेशन के जो आप बेस लेवल बनाते हो, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे बेटा। क्योंकि ये जो कंडीशन है वो राइट एंगल है, तो राइट एंगल है तो इससे जो डॉट डॉट करके आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ये कोई स्लैंट लाइन तो है नहीं, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये लाइन और ये लाइन हमेशा फिगर्स में पैरेलल होते हैं। इसके लिए आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना होता, इसके लिए आपको कोई अलग से कंडीशन मेंशन नहीं करना होता। आप जब भी ऐसे फिगर्स बनाओगे उन फिगर्स में आप ये डायरेक्ट मेंशन कर देना, क्या, BC पैरेलल AP। जब भी ऐसे फिगर्स आप बनाते हो तो उसमें डायरेक्ट आप ये मेंशन कर देना, क्या, BC पैरेलल AB। यहाँ पे आपका थीटा बन रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है बेटा कि इस थीटा को लेके तो आप बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन बना सकते हैं क्योंकि वो थीटा राइट ट्राइंगल का पार्ट है। लेकिन जब एंगल ऑफ डिप्रेशन का ये केस बनता है, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन का ये कंडीशन बनता है, तो यहां पे क्योंकि थीटा राइट ट्राइंगल के अंदर नहीं है, क्योंकि थीटा अगर राइट ट्राइंगल के अंदर होता है तब आपका साइन, कॉस या टेन एप्लीकेबल होता है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या करते हैं, जो एंगल आपका PAC है, समझिएगा कॉन्सेप्ट, ये बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। जो आपका एंगल PAC है वो आपका एंगल AC भी बनेगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल और ये लेवल एक दूसरे के हमेशा पैरेलल होंगे। तो यहां थीटा है PAC, तो PAC के इक्वल ACB भी आपका थीटा ही बनेगा। तो ये दोनों कंडीशंस आपके इक्वल होके अब आप वापस से ट्राइंगल ABC के अंदर, गिवन कंडीशंस और जो फाइंड आउट करना है उन दोनों का यूज करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan का आप यूज कर सकते हैं। तो डायग्राम के अंदर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो कैलकुलेशन इस कंडीशन में वही कैलकुलेशन इस कंडीशन में अप्लाई होगा। डिपेंड करता है कि थीटा क्या है।
थीटा में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये पॉसिबिलिटीज है। अब ऑब्जेक्ट कहां पे है और वो ऑब्जर्वर कहां है, उन दोनों के कंडीशंस पे डिपेंड करता है एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट, एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट। क्लियर है बेटा? तो ये तो हो गए जनरल 3 वर्ड्स जो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हर बुक में, हर रिफ्रेशर, हर टीचर जो एक्सप्लेन करता है, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन इन सभी कॉन्सेप्ट्स के साथ कुछ बेसिक्स की कॉन्सेप्ट्स और बहुत जरूरी है, जिनको अगर आप समझ के लेंगे, क्लियर कर लेंगे, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस के डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट समझा दिया। जब भी ऑब्जर्वर अपने से ज्यादा हाइट के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है तो जो लाइन ऑफ साइट के साथ एंगल कनेक्ट होता है वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है। जबकि इसके रिवर्स, जब ऑब्जर्वर अपने से बिलो हाइट के ऑब्जेक्ट को जब ऑब्जर्व करने पे वर्क करता है तब जो आपका एंगल लाइन ऑफ साइट के साथ कनेक्ट होता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। हमेशा लाइन ऑफ साइट के एक्सटीरियर में बनेगा, इंटीरियर में बनाते ही गलत हो जाएगा। मैं डिप्रेशन की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल परफॉर्म होके और आउटर साइड में रिप्रेजेंट होगा, इनर साइड में कभी भी रिप्रेजेंट नहीं होगा। और एलिवेशन और डिप्रेशन कभी भी बनाते हो सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करना है। विदाउट हॉरिजॉन्टल लेवल आप किसी भी कंडीशन में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। क्लियर बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को ड्रॉ करने के लिए, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को ड्रॉ करने के लिए सबसे जरूरी है क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन, ग्राउंड लेवल सबसे ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है ये बात है? अब देखिए, अब इन सब के अलावा और क्या की कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट काम आते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, बहुत से ऐसे कंडीशंस होंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट है, देखिए मैं ऑब्जेक्ट का नाम नहीं ले रहा, पोल, चिमनी, टावर, कुछ भी हो सकता है, वो ग्राउंड से 90 एंगल पे रिप्रेजेंटेड है, ये आपका राइट एंगल बन रहा है। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे, मैं सारे क्वेश्चंस का बेसिक्स आपको बता के चल रहा हूं। बहुत से ऐसे लैंग्वेज में क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ऑब्जर्वर का खुद का हाइट होता है। क्वेश्चन में लिखता है 1.5 मीटर टॉल बॉय, 1.2 मीटर टॉल गर्ल। तो जब भी ऑब्जर्वर का खुद का हाइट है तो जिस भी पॉइंट पे आप ऑब्जर्वर को रिप्रेजेंट करोगे तो नो डाउट वहां से आपको उसके हाइट को रिप्रेजेंट करना होगा। इज इट क्लियर? जब भी किसी क्वेश्चन में ऑब्जर्वर का खुद का हाइट है तो उस ऑब्जर्वर के खुद के हाइट के लिए आपको हमेशा उस ऑब्जर्वर को राइट एंगल पे उसको स्टैंड करके आपको बताना होगा। और जब ऑब्जर्वर का खुद का हाइट नहीं है तो सिर्फ वो एक पॉइंट से रिप्रेजेंट होता है। तो ये कंडीशन क्लियर हो गया। अब जब भी ऑब्जर्वर का हाइट रहेगा तो अब आप कुछ भी एलिवेशन अगर बनाते हैं तो हमेशा सबसे पहले वो आपका ग्राउंड लेवल बनेगा, उसके बिना वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। यहां से एंगल कभी नहीं बनेगा, एंगल एलिवेशन का हमेशा पॉइंट सी से ही बनेगा। क्लियर है? एंगल एलिवेशन हमेशा पॉइंट सी से ही बनेगा। और ऐसे कंडीशंस में जब ऑब्जर्वर जिसमें खुद का हाइट होता है, ऑब्जर्वर जिसका खुद का हाइट होता है या नहीं भी होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंडीशन ये है, मैं आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ये समझाना चाह रहा हूं कि स्टार्टिंग में जो भी आपका ऑब्जर्वर है जो सीडी हाइट में रिप्रेजेंट हो रहा है तो उसका जो एलिवेशन इनिशियल पॉइंट बनेगा वो पॉइंट सी से बनेगा। तो सबसे पहले मैंने एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ कर दिया। अब ये जो ऑब्जर्वर है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है तो लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन कनेक्ट होगा वो आपका ACE बनेगा। क्लियर है? लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट आपसे ये है कि जब भी किसी क्वेश्चंस में ऑब्जर्वर मूव करता है, समझिएगा कंडीशन क्या है, मैं इस CD पोजीशन पे हूं। क्लियर है? अब मैं अपने CD पोजीशन से अपने आप को मूव कर रहा हूं। अब जब मैं अपने आप को मूव करके चल रहा हूं तो नो डाउट जैसे जैसे मैं टाइम के साथ आगे बढ़ूंगा मेरी डिस्टेंस कवर होती रहेगी, तो कुछ ना कुछ ऐसा एक टाइम पीरियड आएगा जब पर्टिकुलर जो ऑब्जर्वर है वो CD से मूव होके किसी कंडीशन मान लेते हैं कि PQ पे आ गया। ठीक है? होगा ऐसा प्रैक्टिकली कि जब ऑब्जर्वर मूव कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में वो यहाँ पे CD से रिप्रेजेंट हो रहा है और जैसे जैसे वो मूव कर रहे हैं तो मूव होते होते एक कंडीशन ऐसा आएगा जब वो आपने PQ से रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या है कि अब जब वापस से ऑब्जर्वर उसी पॉइंट को ऑब्जर्व करने का वर्क करता है तब एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंजेस आएगा। और एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंजेस कैसे आता है इसी को डिस्कशन करना है बेटा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंजेस कैसे आता है कि जब भी कोई ऑब्जर्वर टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, कंडीशन समझिएगा,
जब भी कोई ऑब्जर्वर टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव होने के बाद में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो प्रीवियस से हमेशा इंक्रीज होके बनेगा। ये कंडीशन फिक्स है। एज द ऑब्जर्वर वॉक टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट द एंगल ऑफ एलिवेशन विल इंक्रीज फ्रॉम θ1 टू θ2। ये कितना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, लेकिन इससे ये जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा, ये फिक्स है। अगर ये 30 है तो ये 45 होगा, ये 45 है तो ये 60 होगा, ये 60 हो और ये 30 हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है? सेम ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूं मैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए बात नहीं कर रहा। सेम ऑब्जेक्ट के लिए जब आप डिफरेंट पॉइंट से ऑब्जर्व करते हो तो जब ऑब्जर्वर टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट मूव करता है तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर यहाँ पे कोई एंगल θ1 बन रहा है और यहाँ पे कोई एंगल θ2 बन रहा है तो ये डायग्राम आप नोट कर लीजिएगा चाहो तो, θ2 का वैल्यू θ1 से हमेशा ग्रेटर होगा। अब इसको चाहे ऐसे बोल दो कि एज द ऑब्जर्वर वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन विल इंक्रीज, और या फिर ऐसा बोल दो एज द ऑब्जर्वर वॉक अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट से अवे, दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज। जब ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता है सेम ऑब्जेक्ट के लिए, जब ऑब्जेक्ट से दूर जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होता है। तो ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट θ1 θ2, जब भी ऐसा कभी डायग्राम बने हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे मूव कर रहे हैं चाहे अवे जा रहे हैं, इन दोनों एंगल के कंपेयर में जो ऑब्जेक्ट के पास में एंगल है वो हमेशा ग्रेटर होगा, ये फिक्स है। क्लियर बेटा? तो एक तो प्रैक्टिकल कंडीशन ये इस तरीके से बनता है। दूसरा प्रैक्टिकल कंडीशंस कैसे बनता है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप किसी एक ही पॉइंट से, आपका ग्राउंड पे वो पॉइंट फिक्स है, अभी तो सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड के किसी पॉइंट सी से किसी बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है तो बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व करने पे जो एंगल बनेगा, फॉर एग्जांपल दिस वन इज θ1। क्लियर है? किसी भी ग्राउंड के पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर, वो या तो डिस्टेंस मेंशन करेगा, नहीं है तो आप कुछ भी डिस्टेंस पर वो पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, और इस पॉइंट से जो बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन है वो आपका कोई एंगल θ1 बने। अब कंडीशन में बाद में क्या कहेगा कि इस बिल्डिंग के टॉप पे कोई फ्लैग स्टेप है, इस बिल्डिंग के टॉप पे अगर आपका कोई फ्लैग स्टेप है तो पहले ए बी तो बिल्डिंग हो गया, मैंने इसको ए डी करके रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या वर्क करना है, क्या करना है? नाउ दैट ऑब्जर्वर ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप। ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के ऊपर कोई फ्लैग स्टेप है, पेडेस्टल है, स्टैचू है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो ग्राउंड के उसी पॉइंट से जब इस टॉप को ऑब्जर्व करते हैं, ग्राउंड के जब उसी पॉइंट से जब उस दूसरे ऑब्जेक्ट के टॉप को ऑब्जर्व करते हैं तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो आपका θ2 होगा। तो नो डाउट जब सेम पॉइंट से, कंडीशन क्या है थ्योरेटिकल सुन लीजिएगा, जब सेम पॉइंट से, जब एक ही पॉइंट से डिफरेंट हाइट्स के ऑब्जेक्ट, एक ही पाथ पे है लेकिन सेम पॉइंट से जब डिफरेंट हाइट्स के ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व जब करते हैं, एक ही पॉइंट से जब डिफरेंट हाइट्स के ऑब्जेक्ट को जब ऑब्जर्व करते हैं तो एलिवेशन हमेशा इंक्रीज होता है। एक तो ग्राउंड पे खड़े होके किसी बिल्डिंग के टॉप को देखना है और एक उसी पॉइंट पे खड़े होके कुतुब मीनार के टॉप को देखना है। क्या होता है? यूं जिराफ की तरह गर्दन करनी पड़ती है। करते हो कि नहीं करते हो बताइए प्रैक्टिकली। तो ये पूरा चैप्टर एक प्रैक्टिकल सिचुएशन पे है। जब ऑब्जेक्ट कंपैरेटिवली कम हाइट पे है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और जब ऑब्जेक्ट कंपैरेटिवली मतलब उस पहले वाले कंडीशन से ज्यादा हाइट पर है तब जो एलिवेशन बनता है, दोनों में डिफरेंस आता है। और जब ऑब्जेक्ट ज्यादा हाइट पे होता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी ज्यादा बनेगा ऑब्जर्वर से, और कंपैरेटिवली जब कम हाइट पे होता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी कम बनेगा। तो ये अगर पहले कंडीशन में ए पॉइंट के लिए ग्राउंड से θ1 बन रहा था, फिर उससे ज्यादा हाइट पे डी पॉइंट के लिए θ2 बन रहा है, तो ऐसे जब फिगर्स बनेंगे उसमें भी वही कंडीशन रहेगी बेटा। जो सेकंड टाइम पे एंगल आपका बनेगा ज्यादा हाइट का ऑब्जेक्ट के लिए θ2 वो हमेशा पहले वाले से ज्यादा होता है, θ2 ग्रेटर देन θ1। और यही कॉन्सेप्ट आपके डिप्रेशन के लिए भी बनता है। यही क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आपके डिप्रेशन के लिए भी बनेंगे। ये तो मैंने आपको इस तरीके से एलिवेशंस के बारे में बताया है, ये कॉन्सेप्ट्स आपकी डिप्रेशंस के बारे में भी बनते हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। क्लियर है? तो ये सारी कंडीशंस है अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के अंदर कि जब आप ऑब्जर्वर को मूव करते हैं तो टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता,
अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होगा। जब एक ही पॉइंट से अलग अलग हाइट के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का हाइट इंक्रीज होता है एंगल ऑफ एलिवेशन भी कंपैरेटिवली इंक्रीज होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जब आपके माइंड में क्लियर होते हैं तो किसी भी कंडीशंस में डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम कम आता है और कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। इस चैप्टर बहुत रेयर केस में कोई एक दो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें कुछ कैलकुलेशन बोल के डिफिकल्टी आएगा। बाकी जहां पे एलिवेशन और डिप्रेशन के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है, ये राइट ट्रायंगल रिप्रेजेंट हो जाएगा, थीटा आपका बन जाएगा, तो उसके बाद में कुछ भी हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशन नहीं है। सिर्फ उस राइट ट्रायंगल के गिवन थीटा के वैल्यू को लेना है और उस गिवन थीटा के वैल्यू के रिस्पेक्टिव आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या वैल्यू गिवन है और क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है। उस अकॉर्डिंग रेशियोज बनाते हुए P और H, परपेंडिकुलर मालूम है हाइपोटेन्यूज निकालना है या हाइपोटेन्यूज मालूम है परपेंडिकुलर निकालना है तो साइन थीटा का रेशियो यूज कर लेना। D और H में रिलेशन चाहिए तो cos थीटा का रेशियो यूज कर लेना। P और B में रिलेशन चाहिए तो tan थीटा का रिलेशन यूज कर लेना। क्लियर है बेटा? तो ये सारे कॉन्सेप्ट से आपके एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड जो आपको अलग अलग क्वेश्चंस में, और कुछ क्वेश्चंस ऐसी भी जिसमें डिप्रेशन, लेकिन डिप्रेशन के कंपेयर में एलिवेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है जिसमें साइमल्टेनियसली एंगल ऑफ एलिवेशन भी बनेगा और साइमल्टेनियसली एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पॉइंट से आपको ज्यादा हाइट के ऑब्जेक्ट को देखना है वहां एलिवेशन, उसी पॉइंट से जब अपने से बिलो हाइट के ऑब्जेक्ट को देखना है तो वहां डिप्रेशन। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस आएंगे जिसमें अलग अलग डायग्राम्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होंगे। एक क्वेश्चन एंगल ऑफ एलिवेशन पे, एक क्वेश्चन एंगल ऑफ डिप्रेशन पे, एक क्वेश्चन में दो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें टू एंगल्स ऑफ डिप्रेशन बनेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें मिक्स कॉन्सेप्ट मतलब उसी क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन और उसी क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन की कंडीशन भी बनती है। तो कुछ बेसिक्स क्वेश्चन के साथ मैं स्टार्ट करता हूं कि इन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस में कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हाइट और डिस्टेंस, क्यों नाम दिया इसको हाइट और डिस्टेंस, क्योंकि जब कोई परपेंडिकुलर वैल्यू मेजर करोगे तो वो आपका हाइट हो गया, और जब किसी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट का जब लेंथ मेजर करते हो तो उसी को तो वो तो डिस्टेंस बोलते हैं। इसलिए इस चैप्टर का रिफ्रेशर्स के अंदर नेम क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस। चैप्टर का रिफ्रेशर में नेम क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए कुछ क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. क्लियर लैंग्वेज? क्वेश्चन साफ साफ आपसे कह रहा है एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि कितने लेंथ के रोप पे चढ़ रहा है, क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। देखा है ना सर्कस के अंदर जो रोप कनेक्ट करके जो आर्टिस्ट चलता है वहां पे, दैट इज द लेंथ ऑफ द रोप 20 मीटर। और उस रोप को कैसे यूज किया है, टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। किसी वर्टिकल पोल से ग्राउंड के साथ उसको टाइटली कनेक्ट कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree। मतलब उस पोल का उस रोप के साथ जो ग्राउंड लेवल है वो आपका 30 डिग्री बन रहा है। ऐसे कंडीशन में आपको लेंथ ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल कैलकुलेट करना है। तो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, देखिए बेटा, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो पोल है वो ग्राउंड से राइट एंगल पे होगा। पोल जो है वो हमेशा ग्राउंड से राइट एंगल पे बनेगा, ये फिक्स है। ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट सी है, ये पोल का टॉप है। जो रोप है उसको पोल के टॉप से ग्राउंड के किसी पॉइंट पे टाइटली स्ट्रेच्ड कर दिया। तो टाइटली स्ट्रेच मतलब पोल के टॉप से ग्राउंड के किसी पॉइंट सी तक उसको अच्छे से कस के बांध दिया। ठीक है, अब इसको बांधने के बाद में क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, रोप का लेंथ कितना है, 20 मीटर। तो सी पॉइंट से जो ए पॉइंट का डिस्टेंस है वो आपका 20 मीटर हो गया। क्लियर है? ये राइट एंगल हो गया। और ग्राउंड से जो एलिवेशन बन रहा है उस पोल के लिए रोप का, दैट इज द वैल्यू 30 डिग्री। क्लियर बेटा? उस पोल के रोप के साथ जो ग्राउंड लेवल आपका बन रहा है वो आपका 30 डिग्री है। ए बी जो है वो आपके पोल का हाइट है। तो आपसे ए बी आपके पोल का हाइट है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा, फिगर बनेगा।
जिसमें ए बी, सॉल्यूशन में आप लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आप लोग क्या लिखेंगे, लेट, क्योंकि फिगर के अंदर जो आपने बनाया वो आपको मेंशन करना होता है, लेट ए बी द हाइट ऑफ पोल, ठीक है, ए बी आपका पोल का हाइट है, क्लियर हो गया, एंड एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री, लेंथ ऑफ रोप जो फिगर में AC से रिप्रेजेंट हो रहा है कितना मीटर है, 20 मीटर है, क्लियर बेटा। तो AB आपका हाइट ऑफ पोल है, एंगल ऑफ एलिवेशन ACB आपका 30 है, लेंथ ऑफ रोप जो आपका फिगर में AC है वो आपका 20 मीटर है। सो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, अब देखिए बेटा ट्राइंगल ABC में थीटा 30 डिग्री है, तो इस थीटा 30 के लिए ये 20 मीटर आपका हाइपोटेनियस बनेगा, जो हाइट ऑफ पोल है, जो हाइट ऑफ पोल है वो आपका क्या बनेगा बताओ, हाइट ऑफ पोल आपका बनेगा परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा 30 के लिए बेस आपका BC, परपेंडिकुलर आपका AB, हाइपोटेनियस आपका AC। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सा यूज करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, ये बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा यूज करेंगे, P अपॉन H से साइन थीटा वैल्यू कितना है, एलिवेशन, बोले बेटा थीटा वैल्यू एलिवेशन कितना है 30 है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, परपेंडिकुलर वैल्यू AB आपको कैलकुलेट करना है, हाइपोटेनियस कितना है 20, कितना होता है साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जब आप वैल्यू देखते हो तो होता है 1/2 इज इक्वल टू AB अपॉन 20, कैलकुलेशन में AB इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 दैट इज 10 मीटर। सो एट लास्ट आपको हमेशा लैंग्वेज में ये लिखना होगा देयरफॉर, और देयरफॉर करके आप लोग क्या लिख देना, हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 20 मीटर। क्लियर हुआ, समझ में आया, बहुत सिंपल लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि कोई एक रोप है जो कि सर्किस आर्टिस्ट यूज कर रहा है जिसका लेंथ 20 मीटर है, उसको किसी पोल के टॉप से ग्राउंड के साथ टाइटली स्ट्रेच कर दिया, उस पोल का हाइट कैलकुलेट करना है, और वो रोप जो है वो ग्राउंड लेवल के साथ एंगल कितना बना रहा है, 30 बना रहा है। क्लियर बेटा, तो इस तरीके से 1 मार्क्स क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ इस सिंपल लेवल पे परफॉर्म करने के लिए आते हैं कि कैलकुलेशन में 20 अपॉन 2 10 मीटर, सो वी हैव टू राइट हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको ये इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए आते हैं, जो भी आप फिगर बनाते हो उस फिगर में सबसे पहले ये बता देंगे आप लोग कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, डायग्राम में नेमिंग क्या करना है, ये सब कुछ चॉइस आपका है, इससे क्वेश्चन को कोई मतलब नहीं है। क्लियर है, A B C D किसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, इसके लिए क्या लिखते हो, ये सब चॉइस आपका है, इससे क्वेश्चन एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है। जो आप डायग्राम बनाओगे वो वहां से इंफॉर्मेशन को चेक करेगा कि उस ऑब्जेक्ट में आपने किसको क्या रिप्रेजेंट किया है, और ऑब्जेक्ट जो फिगर में आप रिप्रेजेंट करोगे उसी फिगर के अकॉर्डिंग वो एग्जामिनर आपके आंसर को चेक करता है। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपकी स्क्रीन के अंदर, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। पहले इतने लाइन को क्लियर करते हैं कि क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि एक ट्री है जो कि स्टॉर्म की वजह से ब्रेक हो जाता है, ट्री है जो कि स्टॉर्म की वजह से ब्रेक हो जाता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, ये आपका ट्री है जो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा बोर्ड पे। अब ये जो ट्री है ना वो पर्टिकुलर किसी पॉइंट से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ड्यू टू स्टॉर्म। लेकिन ब्रेक होके एक तो क्या होता है, ब्रेक होके पार्ट सेपरेट हो जाता है, और एक क्या होता है कि पूरा सेपरेट नहीं हो रहा, बैंड हो जाता है, जैसे ये था। अब इस पॉइंट से अगर ट्री ब्रेक हो रहा है तो जिस पॉइंट से ट्री ब्रेक हो रहा है वहां से वो ट्री बैंड हो जाएगा, पूरा सेपरेट नहीं होगा। जिस पॉइंट से ट्री ब्रेक हो रहा है वहां से वो पॉइंट ट्री का ब्रेक होके बैंड हो जाएगा, जिससे कि जो टॉप है वो किसको टच कर जाएगा बेटा, जो टॉप ऑफ द ट्री है वो किसको टच कर जाएगा, ग्राउंड लेवल को टच कर जाता है। जो टॉप ऑफ द ट्री है वो किसको टच कर जाएगा, ग्राउंड लेवल को टच करता है। क्लियर है, जो टॉप ऑफ द ट्री ग्राउंड लेवल को टच कर रहा है वो कितने एंगल पे टच कर रहा है बताइए, 30 डिग्री एंगल पे टच कर रहा है। क्लियर, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री to the point where the top touch the ground is 8 मीटर, और ट्री के फुट से जो ट्री का टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है वो ट्री के फुट से कितने डिस्टेंस पर है,
8 मीटर डिस्टेंस पर है। क्लियर है? जो टॉप ग्राउंड को टच करेगा 30 डिग्री एंगल पे बैंड होके, वो पॉइंट ट्री के फुट से कितना डिस्टेंस पर है? 8 मीटर डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब इस बार आपको बेस लाइन जो है वो आपको 8 मीटर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। देखिए बेटा, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसे रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। हाइट ऑफ द ट्री आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये आपका फिगर रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये पॉइंट आपका सी है। डायग्राम के अंदर जो एक्चुअल ट्री है वो कहां से कहां तक है? ए से सी तक है। जो फिगर में एक्चुअल ट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट हाइट ऑफ द ट्री एसी, जो हाइट ऑफ ट्री है वो एसी है। तो इस एसी हाइट ऑफ ट्री के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से ट्री आपका ब्रेक होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे लेवल पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि वो ग्राउंड पे टच करे। तो जिस पॉइंट से वो ट्री ब्रेक हो रहा है, बैंड हो रहा है, वो पॉइंट आपका बी है। क्लियर बेटा? अब पॉइंट बी से जब ट्री ब्रेक होगा, अभी अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली क्या समझाया था, ये देखिए, ये इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, ये कंडीशन है, ए है, बी, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। अब ट्री ब्रेक करेगा बी पॉइंट से, तो बी पॉइंट से ब्रेक करके जो ट्री का टॉप है वो ग्राउंड को टच कहां पे करेगा? कितने एंगल पे टच करेगा? अब वैसे तो कहीं पे भी टच कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितने एंगल पे टच कर रहा है? 30 पे। तो जो पॉइंट ए है वो बी पॉइंट से बैंड होके यहां पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट डी पे, ग्राउंड पे किस एंगल पे टच कर रहा है? बताइए, किस एंगल पे टच हो रहा है? 30 डिग्री एंगल पे। क्लियर है? और उसके साथ ये भी इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है कि जिस पॉइंट पे टच करेगा वो पॉइंट ट्री के फुट से 8 मीटर डिस्टेंस पर है। ट्री के फुट से कितने मीटर डिस्टेंस पर है? 8 मीटर। सबसे पहले गिवन क्वेश्चन से ये आपका फिगर कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर है? एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया? कंप्लीट जो हाइट है ट्री का वो AC है, कंप्लीट जो हाइट है ट्री का वो AC है। पर्टिकुलर किसी पॉइंट से जहां से ट्री ब्रेक हो रहा है, वो पॉइंट आपने बी कंसीडर किया अपने फिगर में। उस पॉइंट से जो ट्री का टॉप है वो ब्रेक होके टॉप जो है ग्राउंड के किस पॉइंट पे आ गया? डी पॉइंट पे आ गया। कितने एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ? थीटा के साथ। और कितने डिस्टेंस पर? ट्री के फुट से 8 मीटर डिस्टेंस पर। तो देखिए, मैं फिगर बना के लैंग्वेज आपको क्या क्या लिखनी है वो मैं रीडिंग कर देता हूं, बोल देता हूं, आप उसको कॉपी में लिख लीजिएगा। सबसे पहले, लेट ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री AC, लेट ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री AC, ये लैंग्वेज में आपको लिखना है, लिख लिया आपने। लेट ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री AC, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल BDC इज इक्वल टू 30 डिग्री, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, CD इज इक्वल टू 8 मीटर, CD इज इक्वल टू 8 मीटर। तो ये तो हो गया क्वेश्चन में लैंग्वेज। बहुत ज्यादा लैंग्वेज में डेप्थ में नहीं जाना, मेन कैलकुलेशन पार्ट पे आते हैं कि करना क्या है। यहाँ पे राइट एंगल है, यहाँ पे थीटा 30 है, आपको टोटल हाइट कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इतना तो आपको फिगर से समझ में आ रहा होगा कि जितना पार्ट ब्रेक होगा AB, ये पूरा का पूरा पार्ट ब्रेक होके, जो पहले AB था वो पार्ट ब्रेक होके अब फिगर में BD से रिप्रेजेंट हो रहा है, और जो अदर पार्ट है ट्री का वो BC है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में BC भी आपको फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन में BD भी आपको फाइंड आउट करना है। दोनों को कैलकुलेट करने के बाद में, BC और BD दोनों को कैलकुलेट करने के बाद में, जो BD है वो AB से वैल्यू से रिप्लेस होगा, और फिर AB और BC को जब आप प्लस करोगे तो आपका क्या आएगा? ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। क्लियर बेटा? तो इस 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए जो 8 है वो आपका हो गया बेस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनियस। तो एक रिलेशन आपको चाहिए बेस और परपेंडिकुलर में, और एक जो रिलेशन चाहिए वो आपको चाहिए बेस और हाइपोटेनियस के अंदर। तो सॉल्यूशन के अंदर फ्रॉम फिगर, सॉल्यूशन में यहीं से स्टार्ट करते हैं बेटा। फ्रॉम फिगर, जो फिगर आपने बनाया है उस फिगर से, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नेम क्या है? BCD, वी हैव। ट्राइंगल कौन सा लिया बेटा आपने? ट्राइंगल का नेम BCD है, दोनों ही कंडीशन में BCD आएगा। तो वी हैव करके जो पहला कंडीशन है, सपोज दैट मैं अगर बेस और परपेंडिकुलर के साथ जाता हूं तो मैं कंडीशन अप्लाई करूंगा tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan
थीटा का वैल्यू स्टार्टिंग में लिखने के लिए आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिख रहा हूं कि tan थीटा जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज कर रहा हूं तो थीटा आपका 30 डिग्री है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BC से रिप्रेजेंट हो रहा है, बेस आपका CD से रिप्रेजेंट हो रहा है। क्लियर है? tan 30 का वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करते हैं टेबल से, बोल के बताइए tan 30 का वैल्यू टेबल से कितना होता है? tan 30 का वैल्यू टेबल से होता है 1/√3। ओके बेटा, 1/√3। BC कितना है कैलकुलेट करना है, CD कितना है 8 है। डायरेक्टली कई बच्चे कहते हैं सर क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए कैलकुलेशन अगर टाइम के साथ इंप्रूव नहीं करेंगे तो जबरदस्ती 2 स्टेप एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। एक होता है √3BC इक्वल टू 8, जब BC ही कैलकुलेट करना है तो क्या जरूरत है क्रॉस मल्टीप्लाई की, डायरेक्टली जो 8 डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में भेज दो। तो कितना आ गया BC वैल्यू, BC इज इक्वल टू 8/√3। कुछ बच्चे रैशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं तो कर भी सकते हो, क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर नहीं है तो यहाँ पे आप रैशनलाइजेशन कर भी सकते हो, नहीं भी करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने फाइनली कैलकुलेट कर दिया BC इज इक्वल टू 8√3/3। जो BC है पार्ट वो तो हो गया आपका 8√3/3 मीटर। क्लियर बेटा? अब इसके बाद में वापस से अगेन एक बार फिर से यही ट्राइंगल लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल बेटा? ट्राइंगल के नेम में कोई चेंज नहीं है, BCD ही आपको लिखना होगा, क्योंकि इस बार जो मेरे को कैलकुलेशन करना है वो बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन है। तो बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन cos थीटा होता है P/H। तो cos थीटा वैल्यू आपका 30 ही है बेटा, बेस वैल्यू आपका CD है और हाइपोटेनियस वैल्यू आपका BD है जो आपको कैलकुलेट करना है। cos 30 का वैल्यू टेबल से, cos 30 का वैल्यू जो टेबल से होता है वो आप जब पुट करते हो तो आपके पास में आएगा √3/2, CD आपके पास में 8 है, BD आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जरूर आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो √3BD इज इक्वल टू 16, तो सिंप्लीफाई होके जो BD है आपका वो 16/√3। अगर यहाँ पे भी आप रैशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं तो रैशनलाइजेशन के बाद में आ रहा है 16√3/3 मीटर। क्लियर है? उसके बाद में ये बता देंगे सेंस AB इक्वल टू BD इक्वल टू 16√3/3 मीटर, क्योंकि बेटा ये आपको पता है कि जितना पार्ट ट्री का ब्रेक हुआ है, जो ब्रोकन पार्ट है वो ग्राउंड को टच कर रहा है किसी पॉइंट डी पे, तो जितना पार्ट ब्रेक हुआ है वो AB है और ब्रेक होके जो डायग्राम में रिप्रेजेंट हो रहा है वो आपका BD है। तो लेंथ BD का और लेंथ AB का इक्वल होगा, दैट इज 16√3/3 मीटर। तो फाइनली आपको कैलकुलेट करना है क्या फाइंड आउट करना है बताओ बेटा? हाइट ऑफ ट्री। जो स्टार्टिंग में आपने बात की थी कि किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, AC से। तो हाइट ऑफ ट्री जो AC है फिगर के अंदर किस किस का सम है? AB प्लस BC है। बताइए हाइट ऑफ ट्री किस किस का सम है? AB प्लस BC। AB कितना कैलकुलेट किया? 16√3/3। क्लियर बेटा? प्लस BC कितना कैलकुलेट किया? 8√3/3। तो 3 और 3 एलसीएम सेम आ जाएगा तो मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूं। 3 और 3 अगर एलसीएम सेम आएगा तो डायरेक्ट ऐड करने में 16 प्लस 8 इतना तो पता होगा आपको कितना होता है? 24√3। देखिए 3 एलसीएम सेम आएगा तो 16√3 प्लस 8√3 कितना हुआ? 24√3। तो 24√3/3 कितना आंसर आ गया? 8√3 मीटर। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री? 8√3 मीटर। If √3 value is given us in the question, then we have to substitute that given value, and if it is not in the given question, that answer will be remain in the same condition. अगर क्वेश्चन में √3 आपको एग्जाम में दे रहा है तब तो आप वहां पे √3 के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और अगर √3 वैल्यू यूज करने के लिए नहीं कह रहा तो कोई नेसेसरी नहीं है कि आप √3 की वैल्यू को पुट करें। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को तो √3 वैल्यू पुट करना है तो स्टैंडर्ड √3 का वैल्यू हमेशा 1.732, क्योंकि इस चैप्टर में √2 या √3 यूज होगा कहीं ना कहीं पे, तो √3 का वैल्यू आप लिख लीजिए कॉपी में 1.732 और √2 का स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 1.414। तो अगर आप चाहते हैं कंडीशन नहीं देने के बावजूद भी तो आप इन वैल्यूज के साथ अप्लाई कर लीजिए, और नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री? हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सबको अच्छे से? इस तरीके से आपको क्वेश्चंस के कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है। गिवन स्टेटमेंट के साथ पहले फिगर ड्रॉ करना है, फिगर ड्रॉ होने के बाद में फिर आपको जो इंफॉर्मेशंस गिवन है
और जो कैलकुलेशंस आपसे पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशन यूज करना है बेटा। और बार बार मैं आपसे कहूंगा कि हर क्वेश्चन में साइन कॉस टेन इन्हीं के साथ रिलेशन अप्लाई करते हैं, वैल्यूज को जो दे रखा है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो रिक्वायर्ड है उसको फाइंड आउट करते हैं और लास्ट में आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड आंसर। तो ट्रिग्नोमेट्री में जब आप रेशियोज, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में तो क्या होता था सिर्फ रेशियोज कैलकुलेट करते थे, रेशियोज पे कोई वैल्यू नहीं फाइंड आउट करते थे, अब उन्हीं रेशियोज को यूज करते हुए इस चैप्टर में वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर इज √3 टाइम्स इट्स हाइट। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर? इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर is √3 times its height, then find the angle of elevation of the sun. Find the angle of elevation of the sun. तो angle of elevation of the sun का मतलब हो गया कि उस पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट के टॉप का एलिवेशन निकालना है, तो इनडायरेक्टली उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सन्स एल्टीट्यूड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, फाइंड द एंगल ऑफ द सन, सबका मतलब एक ही होता है जाने के। तो कंडीशन साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है, जो लेंथ ऑफ शेडो है टावर का वो √3 टाइम्स है उसके हाइट का। तो सबसे पहले टावर का हाइट और टावर के हाइट के कॉरेस्पॉन्डेंस, टावर के हाइट के कॉरेस्पॉन्डेंस उसका शेडो लेंथ बनेगा। तो क्वेश्चन क्लियर है, लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर इज √3 टाइम्स इट्स हाइट। तो सॉल्यूशन के अंदर लेट हाइट ऑफ टावर, जो फिगर में आपका हाइट ऑफ टावर है वो ए बी है और उसको आपने लेट कर लिया कितना? h मीटर। क्लियर है? जो हाइट ऑफ टावर ए बी है वो आपका h मीटर हो गया। तो अगर h मीटर है तो जो लेंथ ऑफ शेडो बन रहा है टावर का वो फिगर में किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? BC से रिप्रेजेंट हो रहा है। बताइए, टावर का जो हाइट है वो AB से रिप्रेजेंट हो रहा है, जो लेंथ ऑफ शेडो है वो BC से रिप्रेजेंट हो रहा है। कितना है क्वेश्चन में बताइए? √3 टाइम्स। तो √3 टाइम्स में मैंने मान लिया कि उसको √3h कंसीडर कर लिया। क्लियर है? हाइट ऑफ टावर h कंसीडर कर लिया, लेंथ ऑफ शेडो जो BC है वो √3h कंसीडर कर लिया, और आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कौन है? एंगल ऑफ एलिवेशन फिगर के अंदर एंगल ACB, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका ACB, दैट इज द वैल्यू थीटा। तो आपको इस क्वेश्चन में थीटा कैलकुलेट करना है। ले बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन ACB मतलब आपको इस क्वेश्चन में थीटा कैलकुलेट करना है। सो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC वी हैव, तो वी हैव करके अब देखिए बेटा यहां पे पहले क्लियर कर लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर, देखिए इस थीटा के लिए AB आपका परपेंडिकुलर और BC आपका बेस, तो आपके पास में tan थीटा का रेशियो बनेगा। आई थिंक tan थीटा इज इक्वल टू इसका रेशियो होता है PBP अपॉन HHB। तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस बार तो आपको थीटा कैलकुलेट ही करना है बेटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? हाइट ऑफ टावर h है, लेंथ ऑफ शेडो बेस कितना है? √3h है, SH कैंसिल हो गया 1/√3। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर 1/√3 किस वैल्यू के अंदर एक्सप्रेस होता है? बताइए टेबल देख के। 1/√3 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर आपका 30 डिग्री के लिए रिप्रेजेंट होता है। ध्यान रखिएगा 1/√3 टेबल में आपका किसके लिए रिप्रेजेंट होता है? 30 डिग्री के लिए। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 30। जब आप दोनों तरफ कंपैरिजन करते हो, कैंसिल नहीं करना, सिर्फ कंपैरिजन करना है, तो आपके पास में थीटा 30 आ गया। देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। समझ में आया क्वेश्चन? प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको थीटा दे रखा था, इस क्वेश्चन में मैंने आपसे थीटा पूछ रखा है। इसमें यहाँ पे आपको क्वेश्चन में AB टावर का हाइट मिलेगा, शेडो जो है उसका लेंथ उसके हाइट का √3 टाइम्स है, तो ये आपने फिगर में कंसीडर कर लिया, और tan थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करके आपने थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, जो कि कितना आ गया? 30 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? तो
इस तरीके से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए मिलते हैं, जो अलग अलग कंडीशंस पे आपको वर्क करने के लिए परफॉर्म करने हैं। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग पहले फिगर रिप्रेजेंट करना है और फिर उस फिगर के साथ अपने आंसर्स को कैलकुलेट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा, देखिए, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. बॉय का हाइट है आपका 1.5 मीटर, जो कि 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, कई बार क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन होता है और कई बार क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन नहीं होता है। तो 30 मीटर बिल्डिंग का हाइट है और 1.5 मीटर टॉल बॉय का हाइट है। क्लियर है? सम डिस्टेंस पे वो स्टैंडिंग कर रहा है यहाँ पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो देखिए, ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जो इस लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कि जब कोई ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता है एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। तो देखिए डायग्राम में इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इस क्वेश्चन का काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे पहले आपका बिल्डिंग, जिसका हाइट आपने 30 मीटर कंसीडर कर लिया। क्लियर बेटा? बिल्डिंग का हाइट आपका 30 मीटर है। बिल्डिंग के हाइट से कुछ डिस्टेंस पर, बिल्डिंग के हाइट से कुछ डिस्टेंस पर वो आपका ऑब्जर्वर है, जिसका स्टार्टिंग हाइट वो सी से डी रिप्रेजेंट हो रहा है, और स्टार्टिंग जो हाइट है आपके सी डी का वो आपका कितना है बेटा? यहां से यहां तक है आपके पास में 1.5 मीटर। जो टॉल बॉय है उसका हाइट है 1.5 मीटर। क्लियर है? जो आपका बिल्डिंग है उस बिल्डिंग का हाइट है आपका कितना? 30 मीटर है। क्लियर बेटा? जो बिल्डिंग का हाइट है वो आपका 30 मीटर है। अब कंडीशन में क्या कहना चाह रहा है? दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। एज द बॉय वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। तो कोई भी एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आपको बनाना है, सबसे पहले इस पॉइंट सी से आपको एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनाना होगा। यहाँ पे पॉइंट ई बनेगा, यहाँ पे राइट एंगल आपका बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो राइट एंगल पे होता है हमेशा। तो स्टार्टिंग में जब उसने ऑब्जर्व किया, तब जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है पॉइंट ए के लिए, डायग्राम में थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहेगा बेटा। तो ये आपकी कंडीशन है। ए पॉइंट से जब आपने पहली बार उसको ऑब्जर्व किया पॉइंट ए से, तब तो आपका जो एलिवेशन है वो आपका है 30 डिग्री। कितना एंगल ऑफ एलिवेशन? 30 डिग्री। क्लियर है? जब वो कुछ डिस्टेंस मूव करता है तो सीडी से मान लेते हैं कि अब नेक्स्ट जो पोजीशन है ऑब्जर्वर की, वो आपने यहाँ पे P से रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पे Q से रिप्रेजेंट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हो। तो अब 30 से जब वापस से वो ऑब्जर्व कुछ डिस्टेंस कवर करता है, तो उसी पॉइंट से जब इसको ज्वाइन करते हैं, तो जो अब आपका एलिवेशन बन रहा है यहाँ पे, वो आपका है 60 डिग्री। क्लियर बेटा? तो सी पॉइंट से जो एलिवेशन बन रहा है वो आपका 30 है, पी पॉइंट से जो एलिवेशन बन रहा है वो आपका 60 है, ई पे आपका राइट एंगल बनेगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। उस ऑब्जर्वर ने बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया है? तो पहले ऑब्जर्वर सी डी पे था, अब ऑब्जर्वर पी क्यू पे चला गया। इसका मतलब जो डिस्टेंस उस ऑब्जर्वर ने कवर किया है टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वो डिस्टेंस आपका कहां से कहां तक है? सी से पी तक है। जो डिस्टेंस ऑब्जर्वर ने कवर किया है वो आपका पॉइंट सी से पॉइंट पी तक मेजर हो रहा है। क्लियर बेटा? ये कंडीशंस आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ये फिगर सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है। फिगर्स में कुछ इंफॉर्मेशंस है जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपको बता देता हूँ कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रॉम फिगर से सबसे पहले एक तो ये चीज क्लियर करनी है कि जितना आपका CD है उतना ही आपके डायग्राम में AB है, दैट इज 1.5 मीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि जो ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड से राइट एंगल पर है, जो ऑब्जेक्ट है आपका बिल्डिंग है वो भी ग्राउंड से राइट एंगल पर है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल बनाते हैं एंगल बनाने के लिए, ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल और दोनों परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में उनका डिस्टेंस सेम होगा। तो ये फिगर से ये इंफॉर्मेशन हमेशा क्लियर है, जितना परपेंडिकुलर लेंथ इसका है उतना ही परपेंडिकुलर लेंथ EB का है।
तो CD इक्वल टू EB इक्वल टू 1.5 हो गया। तो जो AE आप फिगर से कैलकुलेट कर सकते हैं वो AE आपका हो गया AB माइनस EB। तो AB माइनस EB का मतलब हो गया टोटल 30 है, 30 में से 1.5 माइनस हो गया तो कितना आ गया 28.5 मीटर। क्लियर है। साथ में लैंग्वेज में आपको ये बताना ही है, हाइट ऑफ बिल्डिंग AB इक्वल टू 30 मीटर, हाइट ऑफ बिल्डिंग AB इक्वल टू 30 मीटर, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर CD इक्वल टू 1.5 मीटर। ये लैंग्वेज में आपने बता दिया। दो राइट ट्राइंगल बन रहे हैं, पहले आपका राइट ट्राइंगल AEC है और दूसरा राइट ट्राइंगल थीटा 60 को लेते हुए AEP है। तो दो राइट ट्राइंगल्स आपके पास बन रहे हैं, परपेंडिकुलर आपको दोनों का मालूम है 28.5 मीटर, दोनों के बेस को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर। क्योंकि आपसे क्वेश्चन में डिस्टेंस वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जो कि आपके फिगर में C से लेकर P तक है, ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग जो आपके फिगर में C से P तक है। क्लियर है। तो इन ट्राइंगल आपने लिया AEC, ट्राइंगल AEC में मैं डायरेक्ट अप्लाई करने जा रहा हूं बेटा। AEC में 10 लिख रहा हूं डायरेक्ट, थीटा कितना है 30 है, 10 थीटा कितना है 30 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर फिगर में AE है और बेस आपका CE है। कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। कंप्लीट ट्राइंगल AEC में थीटा 30 है, परपेंडिकुलर आपका AE, बेस आपका CE। 10 30 का वैल्यू अगर आप टेबल से देखते हो तो 10 30 का वैल्यू 1/√3, AE वैल्यू 28.5 अपॉन CE आपको कैलकुलेट करना है। तो CE का वैल्यू हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए 28.5√3 मीटर। √3 का वैल्यू नहीं दे रखा तो नहीं सब्स्टिट्यूट करना, ध्यान रखिएगा। दूसरा राइट ट्राइंगल आपने लिया। इन ट्राइंगल नेक्स्ट ट्राइंगल स्मॉल ट्राइंगल कौन सा नेम है AEP। AEP में 10 थीटा इस बार आपका 60 है, परपेंडिकुलर AE बन रहा है। ठीक है बेटा। बेस आपका AE, बेस आपका PE बन रहा है। तो 1060 का वैल्यू होता है √3। AE कितना है 28.5, PE आपको फाइंड आउट करना है। तो PE इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। रैशनलाइजेशन का जब कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो ये बनता है 28.5√3 अपॉन 3। तो जब इसको रिड्यूस किया तो PE का वैल्यू 28.5 में 3 से डिवाइड, 9 3s are 27, 27 का 1 रिमाइंडर जाएगा, 9 3 5s are 15, तो PE हो गया 9.5√3। अब देखिए बेटा, CE का वैल्यू 28.5√3, PE का वैल्यू 9.5√3। तो C से लेकर E तक और B से लेकर E तक अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो सेंस CE मैं आराम से कैलकुलेशन में CP कैलकुलेट कर सकता हूं। तो फिगर देखिए आप लोग बताइए CP कैसा आएगा। CP इज इक्वल टू CE माइनस PE। कितना है CE का वैल्यू? CE का वैल्यू आपके पास में है 28.5√3 माइनस 9.5√3। तो सबट्रैक्शन में √3 तो रहेगा ही रहेगा, 0.5 से 0.5 कैंसिल हो गया, 28 में से जब 9 जाएगा तो कितना आएगा, कितना जाएगा बेटा 17√3 मीटर। क्लियर है आप लोगों को। 28.5 में से जब 9.5 जब माइनस होगा तो आपके पास में आ गया 17√3 मीटर। सो देयरफॉर distance covered by the boy is 17√3 meter. Okay students, distance covered by the boy is 17√3 meter. तो ये सारे आपके कुछ क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होंगे, इससे भी ज्यादा लेवल के क्वेश्चंस होंगे। इसलिए इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर। थैंक यू स्टूडेंट्स।